वर्ल्ड वॉर 2 में नाज़ी जर्मनी की U-1206 नामी सबमरीन नॉर्थ सी में छुपी हुई थी, नीचे समंदर का खौफ और ऊपर पहरा देते हुए ब्रिटिश प्लेन्स का। इसी मोमेंट पर सबमरीन के कैप्टन ने टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए उसका गलत वाल्व खोल दिया। चंद सेकंड्स में समंदर का पानी वेसल के अंदर भरकर बैटरीज के अंदर चला गया और क्लोरीन गैस बनना शुरू हो गई। मजबूरन सबमरीन को सरफेस पे लाना पड़ा, जहां ब्रिटिश नेवी और एयरफोर्स सख्त पहरा दिए हुए थी। उन्होंने देखते साथ ही सबमरीन को तबाह कर दिया और सारे क्रू मेंबर्स को कैदी बना डाला। समंदर की गहराई में 200 मीटर नीचे सबमरीन्स के लिए गलती की जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं होती। एक छोटी सी भी गलती मौत का पैगाम बन जाती है। कहते हैं सबमरीनर्स का असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका अपना दिमाग होता है। उनकी दुनिया सिर्फ स्टील का एक ट्यूब होती है जो समंदर से कई सौ मीटर नीचे छुप कर चल रही होती है। ऊपर पानी का बोझ, नीचे मौत का सन्नाटा और बीच में इंसान। इसके अंदर रहने वाले क्रू दिनों नहीं बल्कि महीनों तक पानी के अंदर रहते हैं। 2024 में HMS वेंजेंस ने पूरे 201 दिन तक समंदर के अंदर रहकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया। पर जहां सवाल उठता है कि 7 महीने से भी ज्यादा सबमरीनर्स समंदर की गहराई में कैसे रहते हैं, खाना, पानी और सबसे बढ़कर ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा किया जाता है, समंदर की गहराई में टॉयलेट और दूसरे वेस्ट का क्या किया जाता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए जैसे U-1206 के साथ हुई तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जिम टीवी में आपका स्वागत है। अक्सर लोग सबमरीन को एक लग्जरी वेसल समझते हैं जहां कंफर्ट की हर चीज मौजूद हो, पर असल में समंदर की गहराई में बाकी दुनिया से कटा रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर बेशक आप एक 5 स्टार स्वीट में ही मौजूद क्यों ना हो। हकीकत में सबमरीन किसी कॉफिन से कम नहीं होती। ये एक तंग ट्यूब जैसे होती है जिसका काम ही समंदर की गहराई में चुप कर तैरना है। अंदर जगह इतनी तंग होती है कि 2 लोग मुश्किल से एक जगह पर चल सके। हम बात कर रहे हैं नेवी सबमरीन्स की, जो देखने में तो काफी बड़ी लगती है, लेकिन इसी के अंदर इंजन भी होता है, कई महीनों का सामान भी, और हैरत अंगेज तौर पर 130 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स के लिए जगह भी। कंपैरिजन के लिए बताता चलूं कि जहां एक नॉर्मल प्रिजन सेल में कैदी के पास 80 स्क्वायर फीट तक जगह होती है, वहीं सबमरीन में एक क्रू मेंबर सिर्फ 20 स्क्वायर फुट तक की जगह को एंजॉय कर सकता है। तो अगर यूं कहा जाए कि सबमरीनर्स मिशन पर नहीं बल्कि 6-7 महीनों की कैद में जाते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हर शख्स की प्राइवेट स्पेस सिर्फ उसके कंधों तक होती है। हर वक्त किसी न किसी का कंधा एक दूसरे से टकरा रहा होता है, और यहीं से शुरू होता है सबमरीनर्स का पहला चैलेंज, क्लैस्ट्रोफोबिया। ये एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें तंग जगहों पर इंसान खौफजदा हो जाता है, पैनिक अटैक्स होते हैं और हार्ट बीट तेज हो जाती है। दिमाग सही से काम नहीं करता और इस कंडीशन में जो फैसले लिए जाते हैं वो भी अक्सर गलत साबित होते हैं। नेवी की सिलेक्शन के प्रोसेस में क्लैस्ट्रोफोबिया को बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हल्के से भी असरात जाहिर होते हैं तो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबमरीन लाइफ का सबसे पहला चैलेंज आपकी नींद होती है। अगर आपके पास सोने के लिए अपना प्राइवेट बेड है तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि सबमरीनर्स में प्राइवेट बेड नाम की कोई चीज नहीं होती। ये बंक कॉफिन जैसे टाइट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसमें इंसान सिर्फ लेट सकता है, बैठना भी मुमकिन नहीं। सबमरीन के बेड पर लेटना कब्र में सोने से कम नहीं है। USS मिजोरी जैसी सबमरीन्स में 135 क्रू मेंबर्स होते हैं, जबकि बेड्स सिर्फ 94। मतलब एक बेड को अलग अलग सेलर्स शेयर करते हैं। यहाँ एक सिस्टम होता है जिसे हॉट बंकिंग कहते हैं। एक सेलर जब अपनी ड्यूटी के लिए उठता है तो उसी वक्त किसी और की ड्यूटी खत्म होती है और वो उसी गर्म बेड में घुस जाता है। यानी यहाँ बेड कभी ठंडा ही नहीं होता। सोचे, यहाँ नींद भी आपकी अपनी नहीं है, वो शिफ्ट सिस्टम का हिस्सा होती है। सबमरीन्स में दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि ये कई 100 मीटर समंदर के नीचे होती है, जहां सूरज की रोशनी पहुंचने का कोई चांस नहीं होता।
اسی وجہ سے انسان کا سلیپنگ سائیکل نیچرل سلیپ سائیکل سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہاں ہر کسی کو آرٹیفیشل سلیپ سائیکل بنانے پڑتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لوگ اتنے عرصے تک ایک ہی جگہ پر بند ہوں تو ان کو کھانا کہاں سے ملتا ہوگا؟ سب مرین جب مشن پر نکلتی ہے تو اس میں 20,000 kg تک کھانے کا سامان لوڈ کیا جاتا ہے، پر اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب مرین میں اس سامان کے لیے کوئی خاص اسٹوریج نہیں ہوتی، بلکہ پوری سب مرین میں سارا کھانا پھیلا دیا جاتا ہے۔ بیڈز کے نیچے کوریڈور پر سارا سامان پھیلا دیا جاتا ہے اور کریو ممبرز ان کے اوپر لٹرلی چل رہے ہوتے ہیں۔ شروع کے کچھ دن فریش فروٹس، سبزیاں اور ملک پروڈکٹس دستیاب ہوتے ہیں۔ ان کو شروعاتی ہفتوں میں کنزیوم کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پورا کریو کینڈ اور فروزن فوڈ پر گزارا کرتا ہے۔ پر سب مرینز پر کھانا سب سے اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ کھانا ہی ایک ایسی چیز ہے جو کئی 100 میٹر نیچے کریو کا مورال بڑھائے رکھتا ہے۔ سب مرین میں اگر کھانا بورنگ ہو جائے تو ڈپریشن بڑھ سکتی ہے، اس لیے کچھ لمبے مشنز پر آئس کریم مشینز بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی اسٹیک نائٹس بھی۔ یہاں پراپر کچنز اور شیفز ہوتے ہیں، پر حادثات کو کم رکھنے کے لیے جتنی بھی کوکنگ ہوتی ہے وہ الیکٹرک اسٹوو اور اوونز میں ہوتی ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نارملی دن میں 3 میلز کھائی جاتی ہیں، لیکن سب مرینز میں ٹوٹل 4 میلز ہوتی ہیں: بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر اور آخر میں مڈ ریٹس۔ یہ مڈ ریٹ میل آدھی رات کے بعد سرو کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مرین کے اندر کا ماحول انتہائی اسٹریسفل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کریو ممبرز کی باڈی عام انسان سے زیادہ کیلوریز برن کرتی ہے۔ انہیں سستی سے بچانے کے لیے ایک ایکسٹرا میل ایڈ کی جاتی ہے۔ اور دوسرا، جس شفٹ کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے ان کے لیے بیچ میں مڈ ریٹ میل ہی انرجی کا واحد سورس ہوتی ہے۔ اور اب آتا ہے سب سے حیرت انگیز پارٹ، آکسیجن۔ سطح سمندر سے کئی 100 میٹر نیچے کوئی ونڈو نہیں ہوتی، جس کو کھول لیا تو فریش ایئر اندر آ گئی۔ یہ لٹرلی ایک سیلڈ میٹل ٹیوب ہوتا ہے۔ تو پھر سب مرینرز کے لیے فریش آکسیجن کہاں سے آتا ہے؟ اتنے عرصے تک آکسیجن سلنڈرز سب مرین میں رکھنا رسکی بھی ہوتا ہے، کیونکہ آکسیجن ایک فلیمیبل گیس ہے۔ اسی لیے سب مرین میں الیکٹرولیسس کا ایک شاندار نظام نصب ہوتا ہے۔ سمندر کے نمکین پانی کو توڑ کر اس میں سے آکسیجن کو الگ کیا جاتا ہے اور بچنے والی ہائیڈروجن گیس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان روزانہ 600 لیٹر آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ اگر 130 کریو ممبرز ہوں تو سب مرین میں لگے سسٹم کو روزانہ 78,000 لیٹر آکسیجن پروڈیوس کرنی پڑتی ہے۔ یہ بالکل ایک انڈر واٹر اسپیس اسٹیشن کا سسٹم ہے۔ اگر سسٹم فیل ہو جائے تو کریو ممبرز چند منٹوں میں ہی سانس کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ پر سب مرین میں صرف آکسیجن بنانا ہی کریو کی زندگی کے لیے کافی نہیں۔ انسان جب سانس لیتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی ریلیز کرتا ہے۔ اب اگر ایک طرف سے آکسیجن بن رہی ہے جو کہ کنزیوم بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بھی بن رہی ہے جسے کوئی کنزیوم نہیں کر رہا، تو اس صورت میں ہوا میں ایک امبیلنس بن جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس 10% سے بھی زیادہ ہو گئی تو یہ خطرے سے ہرگز خالی نہیں۔ اس لیے ماڈرن سب مرینز میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اسکربرز لگے ہوتے ہیں۔ سب مرین کی ہوا کو ایک ٹاور سے گزارا جاتا ہے جس میں ایمائن نامی لیکوڈ اسپرے کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل ہوا میں سے صرف کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ سسٹم فیل ہو جائے تو ایمرجنسی کی صورت میں سوڈا لائم یا لیتھیم ہائیڈرو آکسائیڈ کے کینسٹرز جگہ جگہ رکھے جاتے ہیں۔ جب ہوا ان کینسٹر سے گزرتی ہے تو کیمیکل کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے اور اسے سالڈ کاربونیٹ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہوتا تو صرف ایمرجنسی کے لیے ہے، کیونکہ ایک بار کینسٹر بھر گیا تو وہ کچرا بن جاتا ہے اور پھر اسے ڈسپوز کرنا ایک نیا مسئلہ بن جاتا ہے۔ سب مرینز میں کھانا پکانے سے لے کر شاور لینے تک اور لانڈری سے لے کر پینے کے پانی تک تازہ پانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پر جس پانی میں وہ تیر رہی ہے وہ سارا نمکین پانی ہے۔ اسی پانی کو ڈسٹیلیشن یعنی بھاپ بنا کر صاف کرنا یا پھر ریورس آسموسس کے ذریعے فلٹر کیا جاتا ہے۔
न्यूक्लियर सबमरीन्स में क्योंकि एनर्जी की कोई कमी नहीं होती, तभी उसमें डिस्टिलेशन का तरीका अपनाया जाता है, जबकि मॉडर्न सबमरीन्स में हाई टेक फिल्टर लगे होते हैं जो समंदर के पानी में से नमक को अलग करके ताज़ा पानी तैयार करते हैं। पानी यहाँ बेशक बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको इस्तेमाल करने के लिए सख्त रूल्स होते हैं। यहाँ किसी को शावर के लिए 15 मिनट नहीं मिलते, बल्कि एक सबमरीनर को सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए शावर इस्तेमाल करना होता है। समंदर के बीच रहने के बावजूद एक सबमरीनर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है। सबमरीन में कचरा बाहर निकालना भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज होता है। सबमरीन पानी के इतने प्रेशर तले होती है कि एक सुराख भी हुआ तो समंदर का पानी सैलाब की तरह अंदर आ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे U1206 के साथ हुआ। तो फिर टॉयलेट वेस्ट से लेकर वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज किया जाता है? टॉयलेट वेस्ट पहले सैनिटरी टैंक में जमा होता है। जब ये टैंक भर जाता है तो इंतहाई ताकतवर पंप्स का इस्तेमाल करके इस वेस्ट को समंदर में ही डिस्पोज कर दिया जाता है। ये पंप्स समंदर के प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। इस दौरान वाल्व्स का सही सीक्वेंस में खुलना बहुत लाजमी होता है। अगर बाहर का वाल्व पहले खुल गया और अंदर का बाद में, तो समंदर का पानी सबमरीन के अंदर ब्लास्ट हो सकता है। सॉलिड ट्रैश की बात की जाए तो इसको कॉम्पैक्ट करके स्टील कंटेनर्स में पैक किया जाता है और कभी कभी टॉर्पीडो के जरिए इसको बाहर लॉन्च कर दिया जाता है। बाकी सारा काम तो मशीन्स संभाल लेती हैं, लेकिन इंसान का क्या? कहते हैं यहाँ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। महीनों तक सनलाइट नहीं, फैमिली कांटेक्ट ना होने के बराबर एक जैसी स्मेल, एक जैसी दीवारें और एक जैसे ही चेहरे। क्रू मेंबर्स डिप्रेशन, एंजाइटी और क्लस्ट्रोफोबिया का शिकार हो सकते हैं। सबमरीन में एक छोटी सी भी आर्गुमेंट काफी खतरनाक बन सकती है। इसलिए यहाँ दिन और रात का पैटर्न बनाने के लिए सबमरीन में दिन की लाइट्स का रंग नेचुरल लाइट जैसा होता है और रात को लाइट्स रेड हो जाती हैं, ताकि माइंड को सिग्नल मिले कि अब रात हो चुकी है। पर जो भी हो, क्रू को इसी कंडीशन में जिंदगी और मौत के फैसले करने होते हैं। अक्टूबर 1944 में USS टैंक नामी सबमरीन की तरफ से एक टॉर्पीडो मिसाइल फायर किया गया, लेकिन कैलकुलेशन में छोटी सी गलती की वजह से वो टॉर्पीडो फायर तो हुआ, लेकिन घूमकर उसी सबमरीन से जा लगा जिसने उसे फायर किया था। U1206 का टॉयलेट इंसिडेंट हो या USS टैंक का अपना ही टॉर्पीडो, ये हादसात हमें बताते हैं कि सबमरीनर्स की जिंदगी सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं, बल्कि हर पल अपने ही दिमाग, अपनी ही मशीन और उस खामोश समंदर से लड़ना है, जहां गलती की सजा सिर्फ मौत है।